बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 4 में हम फिर से न्यू यूनाइटेड मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल न्योमी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी कल हमने काफ़ी हद तक ये देखा था और बात की थी कि न्योमी जो कि जीएम मोटर्स या जनरल मोटर्स की एक शाख है, उसमें उन्होंने मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से क्या चेंजेस की, जिसकी वजह से न्योमी जो था वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्लांट्स इन यूएस बन चुका था। देखिए, कल हमने कहा कि जब हमने शुरू किया तो हमने ये बात की कि न्योमी जो था 1963 में, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि जनरल मोटर्स जो कि यूएस की एक मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने 1963 में ये प्लांट फ्रीमॉन्ट में लगाया। बाय द टाइम जब ये प्लांट ने बंद करना पड़ा 1983 में, तो इस प्लांट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी। इन पर्टिकुलर मैनेजमेंट और लेबर की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, ना होने के बराबर थी, और मैनेजमेंट को बिला आखिर मजबूर होकर प्लांट को बंद करना पड़ा। जहां प्लांट की प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे मैनेजमेंट की रिलेशनशिप या लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप भी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। देयर वर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ जो कि मैनेजमेंट फेस कर रही थी लेबर को डील करने के लिए। बहुत लेबर को मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, और यूनियन जो थी वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देती थी जहाँ वो जीएम को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, कभी यूनियन स्ट्राइक करती थी, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, हत्ता के प्लांट को नुकसान, उसकी मशीनरी को नुकसान पहुंचाने से भी यूनियन ग्रेज नहीं करती थी। ये सब हालात देखते हुए 1982 में जनरल मोटर्स ने ये डिसाइड किया कि इस प्लांट को फाइनली बंद कर देना चाहिए। इसी दौरान जनरल मोटर्स और टोयोटा में एक जॉइंट वेंचर हुआ, जिस जॉइंट वेंचर के नतीजे में टोयोटा ने जनरल मोटर्स की मदद से दोबारा से फैसला किया कि इस न्योमी के प्लांट को खोला जाना चाहिए, और यहाँ पे एक दोनों कंपनी बामी इश्तराक के तहत एक कुछ नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसमें कि नोवा सबसे फेमस मॉडल है जो वहाँ पे बन रहा था। इस जॉइंट वेंचर के मकासद क्या थे? इस जॉइंट वेंचर का पहला मकसद ये था कि टोयोटा जो है वो यूएस मार्केट्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, ठीक है, और यूएस मार्केट्स में एंटर होने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि यूएस की किसी कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ मिलके या एक जॉइंट वेंचर की सूरत में वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट किया जाए। दूसरी उसका मकसद ये था कि वो ये जानना चाहते थे कि क्या यूएस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के तहत काम कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखिए, हमने लेक्चर 2 में ये पढ़ा था कि फोर्डिज्म, जो कि हेनरी फोर्ड ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था कि असेंबली लाइन कैसे डिज़ाइन किए जानी चाहिए और फैक्ट्रीज़ में किस तरीके से काम होना चाहिए। फोर्डिज्म का बानी जो था वो एक अमरीकी शायरी था, हेनरी फोर्ड, और उसी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए 100 साल से ज़्यादा अरसे तक लोगों ने फैक्ट्रीज़ दुनिया भर में डिज़ाइन की और चलाई। लेकिन बाय द टाइम लेट 1970s और 1980s में जापानीज़ जो थे उन्होंने इस हेनरी फोर्ड के सिस्टम को थोड़ी हद तक या बड़ी हद तक चेंज करके उससे बेहतर सिस्टम इंट्रोड्यूस करा चुके थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, और जनरली जापानीज़ के सिस्टम को टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहा जाता था, या टोयोटिज्म के नाम से पुकारा जाता था। अब टोयोटिज्म की कुछ बेसिक खूबियाँ क्या थी, या टोयोटिज्म के कुछ बेसिक एडवांटेजेस क्या थे? कि टोयोटिज्म में टीम वर्क पे, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पे, इक्वल स्टेटस पे, ठीक है, या सिंगल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था, और ट्रेनिंग जो थी वो फर्स्ट लाइन वर्कर्स या टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और साथ साथ TQM या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के असूल या रहनुमा असूलों को
प्रैक्टिस किया जाता है और उनका एम यह होता है कि कस्टमर को कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो ये टोयोटिज्म की, कुछ ये एडवांटेजेस हैं। और ये एडवांटेजेस जो हैं ये जनरली अमेरिकी कंपनियों में काम इस तरह नहीं किया जाता था जिस तरह के जापानीज़ कंपनीज़ में काम किया जाता था। तो कि अब अमेरिकी कंपनीज़ भी काफ़ी हद तक जापानियों के असूलों को फॉलो करते हुए, जापान के मैन्युफैक्चरिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में काफ़ी हद तक चेंज ला चुके हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। और अब अमेरिकियों ने अपने सिस्टम का जो नया नाम रखा है उसको वो हाई परफॉर्मेंस वर्क प्लेस सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, और वो उसमें काफ़ी हद तक जो प्रैक्टिसेस हैं वो वही प्रैक्टिसेस हैं जो कि जापानीज़ ने वाज़े की, या जापानीज़ ने उनको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए, हमने कल थोड़ा बहुत आपको काफ़ी हद तक हमने इंट्रोड्यूस कराया था, जब हमने ये देखा था कि जी के न्योमी किस किस्म का प्लांट है और वहाँ पे क्या चेंजेस की गई जिसकी वजह से कि न्योमी का प्लांट जो है वो प्रोडक्टिविटी में वन ऑफ द वेरी बेस्ट यूएस प्लांट्स के तौर पे सामने आया। अब ये सारी स्टोरी जो है, ये केस स्टडी जो है, वो एक शख्स है हेरेस्को, जो कि अपने कोलीग्स को, जो अपने क्लास फेलोज़ को ये स्टोरी सुना रहा है। ठीक है, और हेरेस्को जो है वो एक जीएम में एक ऑपरेशन मैनेजर्स के तौर पे काम करता था और उसको जीएम ने भेजा सोलान बिजनेस स्कूल में और उससे कहा कि ताकि उसको फर्दर उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग की जाए, और उसको एमबीए करने के लिए सोलान बिजनेस स्कूल भेजा गया। एज अ पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग उसको अपने कंपनी के बारे में, जो अपने जो कंपनी कुछ चेंजेस लेके आई थी उसके बारे में अपने क्लासमेट्स को बताना था। हेरेस्को ने सोचा कि न्योमी जो है उसके बारे में लोगों को बताया जा सकता है, और उसके लिए उसने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो ये था कि वो न्योमी में एज आ वर्कर इंडक्ट किया गया। ठीक है, और सवाए कुछ टॉप मैनेजमेंट टीम के अलावा, या टॉप मैनेजर्स के अलावा, कोई नहीं जानता था कि हेरेस्को जो है वो एक टॉप मैनेजर है। बल्कि हेरेस्को के जो लुक्स थे वो ही लुक लाइक अ यंग गाय, और ही हैड अ बैकग्राउंड फ्रॉम ब्लू कॉलर फैमिली, जिसकी वजह से जब तक कि वो खुद ना बताए कि वो एक टॉप मैनेजर है, आम वर्कर्स के लिए ये रिकग्नाइज करना कि आम वर्कर नहीं कोई टॉप मैनेजर है वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हेरेस्को का मकसद ये था कि वो देखना चाहता था कि न्योमी में इंडक्शन किस तरीक़ेकार पे होती है, लोगों को किस तरह भर्ती किया जाता है, उनको किस तरह ट्रेन किया जाता है, और फिर उनको किस तरह काम करने के तरीके बताए जाते हैं, जब उनको काम किस तरह उनको काम एलोकेट किया जाता है। ठीक है, उसने देखा कि वहाँ पे तो टीम वर्किंग में काम होता है और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। ठीक है, आज हम जहाँ हमने कल से लेक्चर ख़त्म किया था, आज हम वहाँ से हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि न्योमी जो है उसमें एचआर प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें आखिर ऐसी क्या चेंजेस थी जिसकी वजह से दिस प्लांट बिकेम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर यूएस प्लांट्स और अदर यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। कल हमने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि देखिए कि जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम्स में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या दो तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उनमें से पहली चीज़ जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस है उसको केज़ान कहा जाता है। द केज़ान की फ़िलासफ़ी क्या है कि आपने एक तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसको एलिमिनेट करना है, और वेस्ट को आपने इन्वेंट्री से, बफर स्टॉक से, इक्विपमेंट से, मटेरियल फ्लो से, मैन पावर से और वर्क डिज़ाइन, इन ऑल एस्पेक्ट्स जो वर्क से रिलेटेड हैं उनमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेस्टेज कहाँ पे हो रहा है, और फिर आपने उस वेस्टेज को एलिमिनेट कर देना है अपने प्रोसेस से। ये जो फ़िलासफ़ी है जापानीज़ की, ये केज़ानिंग कहलाती है या केज़ान कहलाती है। ठीक है, लेकिन देखिए कि केज़ान की जो फ़िलासफ़ी है उस पर अमल करने के लिए कुछ और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, वो क्या है कि आपको टीम वर्क इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा।
ठीक है। और लोगों को या एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनकी पार्टिसिपेशन एट वर्क इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयज़ अपनी सजेशंस आपसे शेयर नहीं करेंगे, अगर एम्प्लॉयज़ अपनी राय आपसे शेयर नहीं करेंगे, या न्योमी एज अ कंपनी या कोई भी कंपनी जो है वो ऐसा मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी सजेशंस मैनेजमेंट के साथ खुले दिल से शेयर करें, तब तक केज़ान की फ़िलासफ़ी पे अमल नहीं हो सकता। अगर एम्प्लॉयज़ अपनी राय नहीं देंगे, अगर एम्प्लॉयज़ अपनी सजेशंस आपसे शेयर नहीं करेंगे, तो एज अ मैनेजमेंट आपको ये कैसे पता लग सकता है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, मैनेजर्स जो हैं, आजकल दुनिया बदल चुकी है। मैनेजर्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि हर फन मौला हो, उनको हर चीज़ का पता हो। दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बड़ी हद तक मैनेजर्स से ज़्यादा अपने काम के बारे में जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ देखिए, अगर हम एक आईटी कंपनी की एग्ज़ाम्पल लें, तो आईटी कंपनी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, या डेटाबेस डेवलपर्स, शायद वो उस मैनेजर से ज़्यादा अपने काम के बारे में जानते हैं जो कि उनको मैनेज कर रहा है, ठीक है। और उस मैनेजर को शायद उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में इतना नहीं पता जितना कि उस वर्कर को उसके बारे में पता है। अगर वो उनसे काम कराना चाहता है, उनसे बेहतर अंदाज में काम कराना चाहता है, तो फिर उसको उनका ताउन दरकार होगा अपने वर्कर्स का, मैनेजर को, ठीक है। क्योंकि मैनेजर को शायद ये ना पता हो कि डेटाबेसेस कैसे चलाए जा सकते हैं या डेटाबेसेस कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। इस तरह हर इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं कि मैनेजर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस हर काम के हर एस्पेक्ट के बारे में जान सकें या टेक्नोलॉजी के हर एस्पेक्ट के बारे में जान सकें, और उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस चीज़ को उसके मास्टर बन जाएं। वो मास्टर, वो टेक्नीशियन या वो वर्कर ही है जो वहाँ पे असाइन किया गया है। अब ये मैनेजर्स के काम है कि उनको वो ऐसा एक तरीक़ेकार वज़े करें या ऐसा एक मैकेनिज़्म वज़े करें जिसमें कि वो टेक्नीशियंस या ऑर्डिनरी वर्कर्स अपनी सजेशंस इन मैनेजर्स के साथ शेयर करने को तैयार हो जाएं और खुले दिल से शेयर करें, विदाउट एनी फियर शेयर करें। उनको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि अगर हमने सजेशंस शेयर नहीं की गई ना की तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कोई खौफ नहीं होना चाहिए। एक दोस्ताना माहौल में उनको ये सजेशंस शेयर करनी चाहिए। अगर दोस्ताना माहौल नहीं होगा तो कभी भी जो वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो ओपनली अपनी राय मैनेजमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो क्या था, वो ये था जस्ट इन टाइम। देखिए, जो जापानीज़ की फ़िलासफ़ी है उसमें यह है कि कोई लंबी चौड़ी इन्वेंट्री या बफर स्टॉक्स मेंटेन नहीं किए जाते, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, जब बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है। इस कॉस्ट को वो लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए वो कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते या कोई बफर लंबे चौड़े बहुत हैवी बफर स्टॉक्स मेंटेन नहीं करते, ठीक है। और जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब जिस टाइम पे जिस वक्त एक पुर्जे की ज़रूरत है, उसी वक्त उसी टाइम पे वो पुर्जा असेंबली लाइन पे अवेलेबल होगा, ठीक है। और वर्कर को चाहिए कि उसी वक्त वो पुर्जा फिट करे, ठीक है। और तीसरा उनका जो बुनियादी उसूल है कि वो TQM पे या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे, जो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, क्योंकि जापानीज़ का एक फ़िलासफ़ी है कि कम से कम कीमत पे अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड की जाए। देखिए, हमने ये बात की थी कि न्योमी में मैनेजमेंट ने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी जो वो समझते थे कि उनकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो 3 चीज़ें क्या थी कि मैनेजमेंट और यूनियन जो थे, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि उनका फ्यूचर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। अगर कंपनी ख़त्म हो जाएगी तो यूनियन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर यूनियन मैनेजमेंट के साथ तावन नहीं करेगी तो कंपनी नहीं चल सकेगी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। जब प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं होंगे तो वर्कर्स को या लेबर को भी आखिरकार नुकसान उठाना पड़ेगा। लेबर को भी बोनसेस नहीं मिलेंगे, कमीशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, जहाँ डाउन साइजिंग फेस करनी पड़ेगी, ठीक है।
और दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था नियोमी में वो ये था कि एम्प्लॉयज़ ये फील करते थे कि उनको फेयरली ट्रीट किया जाता है, ठीक है, जिस तरह की उनकी कंट्रीब्यूशन है उसी लिहाज से उनको ट्रीट किया जाता है। अगेन प्रोडक्शन सिस्टम जो था वो इंटरडिपेंडेंट था, वर्कर्स और मशीन में एक इंटरडिपेंडेंसी, वर्कर्स जो थे टीम वर्क, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो थी उसके तहत काम करते थे। जो ये उनके प्रिंसिपल्स में शामिल था कि एज अ टीम उन्होंने काम करना है, एक दूसरे को ट्रस्ट करना है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, ठीक है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। और मकसद ये था कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए। ये मकसद नहीं था कि वो कोई लोगों को तंग करना चाहते थे, या वर्कर्स को या टेक्नीशियंस को तंग करना चाहते थे, या उनसे से ज़्यादा कम उजरत पे काम लेना चाहते थे, ऐसा कोई मकसद नहीं था। मकसद ये था कि अगर वर्कर्स बेहतर तौर पे, बेहतर अंदाज में उनको ट्रेन किया जाएगा, बेहतर माहौल प्रोवाइड किया जाएगा, तो वर्कर्स बेहतर तौर पे काम करेंगे। अगर वर्कर्स बेहतर तौर पे काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन या नियोमी जो है वो प्रॉफिटेबल होगी तो सबकी उसमें फ़ायदा है, सबको उस प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। देखिए अब हम आज इससे आगे चलते हैं और हम आज बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नियोमी के प्रिंसिपल्स क्या थे। अब देखिए हमने कल थोड़ा सा इसके बारे में कल भी बात की थी, लेकिन थोड़ा सा इसको हम दोहरा लेते हैं ताकि आपको ज़रा थोड़ा सी आपको रिफ्रेश हो जाए ये चीज़, ठीक है। हमने कहा कि जी के एचआर फिलॉसफी के नियोमी में 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। और वो प्रिंसिपल क्या थे कि वर्कर की वर्थ और डिग्निटी को रिकग्नाइज करना। पहला प्रिंसिपल क्या था कि वर्कर की डिग्निटी और वर्थ को रिकग्नाइज करना, वर्कर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, वर्कर को इस काबिल बनाना कि वो टीम में काम करने के काबिल हो जाए, और वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कुछ जो ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन की उनके बारे में अब हम आज मज़ीद डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। देखिए हमने कहा कि हम नियोमी के ह्यूमन रिसोर्स प्रिंसिपल्स को आज डिस्कस करेंगे। जो उनका पहला ह्यूमन रिसोर्स प्रिंसिपल था दैट वाज कॉल्ड नो ले ऑफ पॉलिसी। नो ले ऑफ पॉलिसी से क्या मुराद है कि नियोमी में किसी को ज़बरदस्ती जॉब से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। या नियोमी में डाउन साइजिंग नहीं की जाएगी, या नियोमी में किसी भी वर्कर की नौकरी बिला वजह ख़त्म नहीं की जाएगी जब तक कि कंपनी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ख़तरे में ना हो। देखिए एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी या एम्प्लॉयमेंट की एक लॉन्ग टर्म वायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दो के फी ज़माना जनरली हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को भर्ती करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों से काम कराती हैं, लेकिन एज सच ह्यूमन रिसोर्स की फ़िलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का होना या एक एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी का होना ना सिर्फ वर्कर्स की ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ वर्कर्स की मोटिवेशन और साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि कंपनी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करते हैं और आपके एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस के साथ साथ सोना बन जाते हैं, या आपके एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस के साथ साथ पॉलिश हो जाते हैं, तो आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो एम्प्लॉयज़ आपको छोड़कर, आपकी कंपनी को छोड़कर आपके कंपटीटर्स के पास जाके काम करें, जहाँ वो एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के चले जाएं किसी भी वजह से, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयज़ पे इन्वेस्टमेंट की होती है, उनको ट्रेन किया होता है, आपने ओवर द ईयर्स उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की होती है। अब आप चाहते हैं कि जब वो एम्प्लॉयज़ ट्रेन हो गए हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, तो वो आपकी कंपनी के ही काम आएँ, ठीक है। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो साइकोलॉजिकली वेल फील करते हैं या साइकोलॉजिकली हेल्दी फील करते हैं अगर उनको
इस चीज़ की श्योरिटी हो कि इस कंपनी के साथ उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर है। लेकिन फ़ी ज़माना एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी का जो मकसद है वो ये है कि जब तक कंपनी की वायबिलिटी होगी, जब तक बिज़नेस वायबल होगा, जब तक प्रोडक्ट मार्केट्स में उनकी प्रोडक्ट्स बिकती रहेंगी, जब तक एक कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, उसी हद तक एक कंपनी जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की गारंटी दे सकती है। इसके बरक्स अगर कंपनीज जो हैं वो डाउन साइजिंग करती रहें, थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आए उनकी मार्केट्स में और वो लोगों को, अपने वर्कर्स को निकाल बाहर करें, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट वर्कर्स की जहनी सेहत पे क्या होता है कि दैट क्रिएट्स अ फियर इन देम। जिन लोगों को तो आपने निकाल दिया सो निकाल दिया, लेकिन जो बाकी के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं उनका ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है। उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि हमें भी किसी भी टाइम पे काम से फारग किया जा सकता है। अगर आज मेरे साथी को निकाल दिया गया है तो कल मेरी भी बारी आ सकती है। ये फियर जो है, जो वर्कर्स हैं वो फिर कोशिश करते हैं उनको उस कंपनी से किसी और बेहतर कंपनी में जॉब मिल जाए तो वो छोड़ के चले जाना चाहते हैं, ठीक है। या टर्नओवर इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से अगर ये फियर किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ में क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे फिर अच्छे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्विच ओवर कर जाते हैं, जो टर्नओवर उस कंपनी का हाई हो जाता है। और टर्नओवर, अगर किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर हाई हो तो उस कंपनी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के लिए कोई अच्छी निशानी नहीं समझी जाती। देखिए, ये जो पॉलिसी थी, ये टोयोटा ने ये पॉलिसी जो है ये न्योमी में इंट्रोड्यूस की। उन्होंने एक कल्चर ऑफ फेयरनेस, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्यों के इस्टेब्लिश किया था। और उन्होंने ये कहा कि जी कि किसी भी एम्प्लॉई को ले ऑफ नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि बिल्कुल ही कंपनी का बिजनेस ख़त्म हो जाए और कंपनी जो है वो अंडर थ्रेट आ जाए, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ कंपनी जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। जब तक के लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द कंपनी ख़तरे में नहीं पड़ती, हम किसी को भी ले ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। और आम मज़दूरों को, या आम टेक्नीशियंस को, या ऑर्डिनरी वर्कर्स को ले ऑफ करने से पहले ये फैसला किया गया कि टॉप एग्जेक्टिव्स जो हैं, जो कंपनी के टॉप 65 एग्जेक्टिव्स जो हैं, उनकी पे कट की जाएगी। अगर कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहाँ पे कि नियोमी को डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी, तो वो डाउन साइजिंग करने से पहले नियोमी ये करेगी कि जो टॉप 65 एग्जेक्टिव्स हैं उनकी पे को कम किया जाएगा, जो उनकी पे कट्स किए जाएंगे, जो उनको पे कट्स लगाए जाएंगे, ताकि ऑर्डिनरी वर्कर्स को निकालने की ज़रूरत ना पेश आए। अब देखिए, ये पॉलिसी जो थी ये नियोमी में काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 1988 में नियोमी को अपनी प्रोडक्शन 40% सेल्स में कमी की वजह से रिड्यूस करनी पड़ी। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो असेंबली लाइन थी उसकी स्पीड को स्लो किया गया। साथ साथ बहुत सारे वर्कर्स को वॉलंटरी वेकेशंस पे भेजा गया और टीम मेंबर्स को रीट्रेन किया गया इन द बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड दे वर्कड एंड लर्न हाउ टू वर्क इन केजान टीम्स। लेकिन इसके बावजूद वर्कर्स को निकाला नहीं गया, ठीक है। उनको कुछ अरसे वॉलंटरी विदाउट पे छुट्टी पे ज़रूर भेजा गया, जब वेकेशंस पे भेजा गया, क्योंकि शायद इतने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने उस चीज़ से कैसा फ़ायदा उठाया, उन्होंने उनको मज़ीद वर्कर्स को फर्दर ट्रेन किया प्रोडक्शन में, टीम वर्क में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और केजानिंग या केजान टेक्निक्स में, ठीक है। और जो एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 80% ऑफ द नियोमी एम्प्लॉयज़ ये फील करते थे कि नियोमी के साथ उनकी जॉब या उनका मुस्तकबिल सिक्योर है, ठीक है, या नियोमी में उनको जॉब सिक्योरिटी हासिल है, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पे पहला प्रिंसिपल जो नियोमी ने अपनाया था, वो पहला प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी एम्प्लॉई को डाउन, किसी भी सूरत में हत्तुल इम्कान ये कोशिश की जाएगी कि डाउन साइजिंग ना की जाए, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिंसिपल नियोमी फॉलो कर रही थी वो क्या थी, वो था सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, देखिए, सिलेक्शन जो है वो भी, जो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट जो है वो भी एक कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
अगर आप एक अच्छा एम्प्लॉय रिक्रूट नहीं करते तो उसके आपके लिए नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी सफ़र हो सकती है, बाकी एम्प्लॉयज़ डीमोरलाइज हो सकते हैं और कंपनी को ओवर द टाइम पीरियड अपनी प्रोडक्टिविटी स्लो होने की वजह से बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। ठीक है। और अगर इन पर्टिकुलर आपकी कंपनी जो है वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मे बी एक बैड हायर की वजह से या एक बैड एम्प्लॉय की वजह से आपकी कंपनी बहुत सा बिजनेस और कस्टमर्स लूज़ कर सकती है। इसलिए जो अच्छी कंपनीज हैं वो इंश्योर करती हैं कि एट द टाइम ऑफ हायरिंग ये इंश्योर किया जाए कि राइट कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाए या राइट कैंडिडेट को हायर किया जाए। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ने असेसमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ना सिर्फ स्किल टेस्ट किए जाते हैं बल्कि पर्सनालिटी टेस्ट भी किए जाते हैं। ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस कराई जाती हैं, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। ठीक है। इन सब का मकसद ये है, इन सब सिलेक्शन टेक्निक्स का मकसद ये है, लाइक फॉर एग्जांपल हम किन सिलेक्शन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी के एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट जो कि स्किल टेस्ट किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जब पर्सनालिटी टेस्ट किए जाते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशंस में एम्प्लॉयज़ को गुजारा जाता है। ठीक है। सिमुलेशंस की जाती हैं। ठीक है। सिमुलेशन से मुराद क्या है कि एक एनवायरनमेंट, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उनको काम बताया जाता है कि इस कंपनी में काम कैसे होता है और उनसे कहा जाता है कि आप भी बीच में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। कंप्यूटर की मदद से, देखिए कंप्यूटर की मदद से बहुत सारी सिमुलेटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और फिर फाइनली इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ किए जाते हैं अच्छी कंपनीज में। उनका मकसद यही है कि पहली दफ़ा ही राइट कैंडिडेट को हायर किया जाए और यही फ़िलॉसफी न्योमी ने भी अपनाई हुई थी। वहाँ पे भी प्रोडक्शन सिमुलेशंस की मदद से, इंडिविजुअल और ग्रुप डिस्कशंस की वजह से रिटन टेस्ट लिए जाते थे और इंटरव्यूज़ लिए जाते थे और उसका मकसद यही था कि उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए, जो उन्हीं लोगों को हायर किया जाए जो कि न्योमी की फ़िलॉसफी में, न्योमी के तरीक़ेकार में, न्योमी के क्वालिटी, सेफ्टी और टीम वर्क के लिहाज से जो उनके तरीक़ेकार हैं उनमें फिट इन हो सके। ठीक है। एक दफ़ा जब किसी एम्प्लॉई को हायर किया जाता था तो फिर उसको 4 डे ओरिएंटेशन दी जाती थी बाय टीम मेंबर्स एंड मैनेजर्स और कंपनी जो थी वो क्लासेस अरेंज करती थी दी टीम कॉन्सेप्ट पे, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम पे, क्वालिटी प्रिंसिपल्स पे, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स पे, सेफ्टी पॉलिसीज़ पे, लेबर मैनेजमेंट फ़िलासफ़ीज़ पे, कल्चरल डाइवर्सिटी पे एंड कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखिए कितनी अच्छी तरह न्योमी में एम्प्लॉयज़ को ओरिएंटेशन दी जा रही थी, उनको कंपनी के हर एस्पेक्ट के बारे में बाखूबी बताया जा रहा था। ठीक है। और इसका मकसद क्या था, ताकि कल को वो हैरान ना हो कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। उनको पहले 4 दिनों में ही पूरी तरह इन्फॉर्म किया जा रहा था कि आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। इसलिए उन्होंने क्लास के माहौल में उनको बताया कि जी कि टीम कॉन्सेप्ट क्या है, कि टीम्स में काम किस तरह किया जाएगा। ठीक है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, क्वालिटी प्रिंसिपल्स क्या हैं, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सेफ्टी पॉलिसीज़ क्या हैं, लेबर मैनेजमेंट फ़िलासफ़ीज़ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे लेबर और मैनेजमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताया जाता था और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एज सच जो सिचुएशन थी उससे भी उनको आगाह किया जाता था। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो अगला प्रिंसिपल है जो कि न्योमी में जिस पे कि अमल आता था एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था द टीम कॉन्सेप्ट। देखिए हमने कहा कि फोर्डिज्म में और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में जो एक बेसिक फ़र्क है वो ये है कि टोयोटिज्म में एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। जबकि टोयोटिज्म में टीम का कॉन्सेप्ट जो है, जो टीम्स में काम किया जाता है। ठीक है। और जनरली जो मैनेजमेंट हायरार्की है वो बहुत फ्लैट होती है। ठीक है। तो न्योमी जो थी इट वाज अ टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विद फ्लैट 3 लेवल मैनेजमेंट हायरार्की। दिस contrasted with 5 to 6 levels common in many GM plants. All employees were part of 3 to 6 person multifunction teams. Teams were headed by team leaders who were not part of the management, but they were part of the employees, or they were part
of the workers, and they were also part of the union. जो वर्कर्स जो कि टीम लीडर्स का रोल अदा करते थे, दे यूज्ड टू गेट 50 सेंट आर्ली प्रीमियम, और उनका मकसद क्या था कि दे शुड कोऑर्डिनेट टीम वर्क एंड ट्रेनिंग, replace team members on the line when necessary, and to build a sense of team interdependence and unity. To help ensure that teams were tightly knit social groups, each team received a small social budget which the team could use for group social activities. Team members were allowed to request transfer to another team only after 1 year on the job. अभी हमें न्योमी के टीम सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि वहाँ पे टीम वर्क कैसे इंट्रोड्यूस किया जा टीम कैसे मैनेज की जाती थी। देखिए, नंबर 1 चीज़ ये है कि वहाँ पे एक फ्लैट हायरार्की सिस्टम था, 2 या 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे एज़ कम्पेयर टू अदर जीएम प्लांट्स जहाँ पे 5 to 6 लेवल ऑफ मैनेजमेंट टीम्स अवेलेबल थी। ठीक है, मैनेजमेंट की हायरार्कीज थी। ठीक है, टीम्स जो थी उनको हेड करने के लिए टीम लीडर्स होते थे, और टीम लीडर्स जो थे एक्चुअली ऑर्डिनरी वर्कर्स में से ही सिलेक्ट किए जाते थे, और वो यूनियन मेंबर्स भी होते थे। उनको टीम लीडर का रोल अदा करने के लिए थोड़ी अजाफी तनख्वाह या आर्ली वेज दी जाती थी जो कि 50 सेंट्स थी। ठीक है, और उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे टीम वर्क और ट्रेनिंग में, और वो अगर किसी वजह से कोई टीम मेंबर एब्सेंट हो जाता है या अवेलेबल नहीं तो उसकी जगह जाके काम भी करेंगे। एंड दे विल बिल्ड अ सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड यूनिटी इन द टीम, और उनमें एक सोशल कोहेशन या एक सोशल उनको ग्रुप बनाने के लिए उनको एक थोड़ा सा बजट भी दिया जाता था या थोड़े से पैसे भी दिए जाते थे, ताकि वो अपने फारग टाइम में अगर वो कोई पिकनिक करना चाहते हैं, कोई पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, कोई KFC जाना चाहते हैं, तो मिल के जाएँ एज अ ग्रुप और वहाँ पे उस एक्टिविटी को एंजॉय करें। और उसका मकसद क्या था, ताकि उनको ग्रुप को एज अ ग्रुप क्लोज रिलेशनशिप्स बिल्ड की जाए उनमें। ठीक है, टीम मेंबर्स को टीम बदलने की इजाज़त थी, लेकिन सिर्फ आफ्टर 1 ईयर, जब वो एक टीम में 1 साल काम कर लेते थे तो उसके बाद उनको इजाज़त थी कि अगर चाहते और किसी और टीम के मेंबर बनना चाहते तो उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता था। वहाँ पे जो एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी टीम्स में कि टीम की एजुकेशन और ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और पर्टिकुलरली उनको बताया जाता था कि उनकी कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, अब टीम मेंबर्स जो न्यू टीम्स काम करती थी वो अपने वर्क को खुद डिज़ाइन करती थी, और दे यूज टू रोटेट देम इनटू डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, उसका मकसद ये था कि जो टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की जॉब्स को समझें और इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि एक पर्टिकुलर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी टास्क के लिए कलेक्टिव है। वहाँ पे इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं टास्क के लिए, बल्कि टीम मेंबर्स एज अ टीम रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी टास्क को या किसी भी जॉब फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और एज अ टीम वो रिस्पॉन्सिबल थे अपने एरिया को मेंटेन करने के लिए, उसकी हाउस कीपिंग के लिए, और टू वर्क विद इन दी न्योमी फिलॉसफी। जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट थी, जो जिनको जनरली वो ग्रुप लीडर्स कहते थे, उनका काम क्या था कि वो प्लान करें कि काम को कैसे करना है, ट्रेनिंग टीम की और टीम लीडर्स की ट्रेनिंग कैसे करनी है, और वो अपनी टीम को सपोर्ट करें टुवर्ड्स कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट। ठीक है, दिस कुड एनकम्पस इंसिस्टिंग इन रिजॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, breakdowns, problem solving, implementing the suggestion system, and any corrective discipline or counseling that team leaders raised. और टीम लीडर्स या फर्स्ट लाइन मैनेजर से भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो असेंबली लाइन पे जाके काम भी करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट थी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती थी। दे यूज्ड टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क, और वो अपनी टीम को हेल्प आउट करते थे अगर कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम अराइज हो जाती, अगर कहीं कोई ब्रेक डाउन हो जाता, अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत थी तो अपनी टीम की वो मदद करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ वो सजेशन सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए भी एफर्ट करते थे, और अगर किसी एम्प्लॉय को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी फर्स्ट लाइन मैनेजर अपना रोल अदा करती थी। ठीक है,
सेकंड लाइन मैनेजर्स जो थे न्योमी में, उनका क्या रोल था? सेकंड लाइन मैनेजर्स की भी कोई इसी किस्म की जिम्मेदारी ज़रूर थी कि वो प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें काम को, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट पे तवज्जो दें, ठीक है। इंजीनियरिंग जब कोई भी ब्रेक डाउन से प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको रिजॉल्व करें, पर उसके साथ साथ उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि दे शुड बी मोर प्रोसेस ओरिएंटेड देन रिजल्ट ओरिएंटेड। देखिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होने पे क्यों एम्फेसिस दिया जा रहा है? प्रोसेस ओरिएंटेड होने पे इसलिए एम्फेसिस दिया जा रहा है कि अगर वो प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अगर वो सिर्फ एंड प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो मे बी दे लूज देयर अटेंशन और क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी। और हमने कहा कि जापानीज़ का पहला असूल क्या था कि सबसे कम कीमत में एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल हो। अगर एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को अवेलेबल होगी तो वो तभी हो सकती है जब आप प्रोसेसेस पे तवज्जो दें, ना कि एंड प्रोडक्ट पे तवज्जो दें, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो यही थी कि जी कि वो बजटिंग करें, प्लानिंग करें और अपने मैनेजर्स को, अपने जूनियर्स को ट्रेन करें। एंड दे वर ऑल्सो इनकरेज टू सी कि कोई प्रॉब्लम्स रेज होती हैं या नहीं, और वो पॉसिबल लोएस्ट लेवल पे सॉल्व होती हैं या नहीं होती, ठीक है। और ये अप्रोच जो थी वो एक टिपिकल यूएस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से बहुत डिफरेंट थी, जहाँ पे इस किस्म के सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती थी। देखिए, फ़र्क समझें कि फोर्डिज्म में, जो कि हम कहते हैं कि एक टिपिकल यूएस ऑर्गेनाइजेशंस जो थी 1980s में, वो फोर्डिज्म के पिक्चर थी, जब वो फोर्डिज्म को रिप्रेजेंट करती थी। और टोयोटिज्म में क्या फ़र्क है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे जूनियर लेवल मैनेजमेंट और जो टीम लीडर्स है उनका इंटरेक्शन बहुत हाई था, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बजट करें, प्लान करें, ट्रेन करें अपने एम्प्लॉयज़ को और काम को ऑर्गेनाइज करें। जबकि फोर्डिज्म में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स की है, ठीक है। द फोर्डिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को असाइन की जाती है, और जूनियर लेवल मैनेजमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। और वर्कर्स को तो किसी सूरत भी ये इजाज़त नहीं दी जाती थी फोर्डिज्म में कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ सजेशंस दे, जहाँ वो बताएं कि काम को किस तरह बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जब वो काम को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। ये चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट की ही नहीं जाती थी, ठीक है। यही एक मेजर फ़र्क है टोयोटिज्म और फोर्डिज्म में, ठीक है। एक मैनेजर जो कि न्योमी में काम करता था, उसके कुछ ख्यालात क्या थे इस सारे प्रोसेस के बारे में। उसने कहा कि वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स इज रिस्पेक्ट फॉर द वर्कर, द टीम मेंबर। द जापानीज नो दैट टू मेक थिंग्स मोर वेस्ट फ्री एंड स्ट्रीमलाइन, they have to work with the people on the line. They have to work with the people to listen them for their ideas, to work with them and to support them. They trust their team members are doing their best. When something breaks down, the manager feel it's their responsibility and they are apologetic out of respect for their team members. ठीक है, ये एक जो वर्कर है वहाँ पे जो एक मैनेजर था, उसका ख्याल था कि जी के न्योमी में, क्योंकि जापानीज़ ये समझते हैं कि उनको वेस्ट फ्री होना चाहिए और वहाँ से अपनी कॉस्ट को कम से कम करना चाहिए, इसलिए दे लिसन टू द पीपल हु वर्क ऑन द लाइन, ठीक है। और वो अपने मेंबर्स को, अपने टीम मेंबर्स को ट्रस्ट करते हैं, और अगर कभी कोई फ़नी ख़राबी पैदा हो जाए तो दे फील वेरी अपॉलोजेटिक कि आपका टाइम ज़ाया हुआ हमारी वजह से, हमें ये फ़नी ख़राबी फौरी तौर पे दूर करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखिए कि एक और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव था जो कि वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे उसको प्रमोट किया गया, गैरी कॉन्विस। और जब उसको वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे प्रमोट किया गया तो कैन हेगासी जो कि न्योमी का प्रेसिडेंट था, उसने उसको बुलाया और उसको ये तंबीह की, उसको ये नसीहत की कि क्या नसीहत की, आई वुड लाइक यू टू मैनेज न्योमी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एज इफ़ यू हैड नो पावर. Everyone knows you are the vice president. However, in your day-to-day job, your listening, coaching, mentoring and gaining consensus around key initiatives will be most appreciated and will be most effective technique. देखें, एक सीनियर एम्प्लॉय, एक वाइस प्रेसिडेंट
जिसको अपॉइंट किया गया न्योमी में, जब उसको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया तो न्योमी का उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था उसने उसको अपने पास बुलाया और उसको ये नसीहत की कि देखो सब सारी दुनिया ये जानती है कि तुम न्योमी के वाइस प्रेसिडेंट हो अब, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, और तुम्हारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी डे टू डे काम में तुम लोगों को जो तुम्हारे साथ मिलके जो तुम्हारे टीम के मेंबर हैं उनको लिसन करो, उनको कोच करो, उनको मेंटर करो, उनके कंसेंसस से काम करो, ठीक है, तभी तुम एक कामयाब मैनेजर साबित होगे या तभी तुम कामयाबी से न्योमी को चला सकोगे, ठीक है। हिगासी ने एम्फसाइज किया कि टोयोटा ये समझती है कि वो उसको एक फेयर क्लाइमेट कैसे क्रिएट करना है, और एक फेयर क्लाइमेट वर्क क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए टोयोटा में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि फ्यूअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए, नो एग्जेक्टिव पर्क्स एंड अ ब्लरिंग ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजर्स एंड टीम members. This included a resistance on the part of Japanese employees to simply associate with others who spoke Japanese. Higashi noted that this approach was designed at Nyomi to signal their vision and intent. Similarly, वो देखें वो हमें क्या कह रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि जी के टोयोटा में या टोयोटिज्म में या टोयोटा कंपनी में की फ़िलासफ़ी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि मैनेजर्स जो हैं वो कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए, ठीक है, कि उनके लिए एग्जेक्टिव पर्क्स हों, बड़े बड़े ऑफिसेज हों, कंपनी स्पॉन्सर्ड गाड़ियाँ हों, ठीक है, और वो बड़े टाई कोट्स लगा के आते हों, नहीं, वो वहाँ पे टोयोटा में अगर काम करने आए हैं तो उन्हें वही उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह के एक ऑर्डिनरी वर्कर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी वर्कर एक वर्क का यूनिफॉर्म पहन के आता है, जब कंपनी यूनिफॉर्म में काम करने आता है तो वही यूनिफॉर्म जो है वो सीनियर जो टॉप मैनेजर भी पहन के आएगा, ठीक है, और उसको कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी जिससे कि जाहिर हो कि ये कोई बहुत बड़े मैनेजर साहब आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह के एक ऑर्डिनरी वर्कर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, ताकि ये डिस्टिंक्शन जो स्टेटस कॉन्शियसनेस है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ये जो स्टेटस कॉन्शियसनेस है ये वेस्टर्न माशरे में, नॉर्थ अमेरिकन माशरे में बहुत हाई है, ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में भी स्टेटस कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। अगर आप किसी आला ओहदे पे फायज हैं तो आप कहते हैं ये चपड़ासी आपके दरवाजे के बाहर खड़ा रहे हर वक्त, आपको पानी पिलाने के लिए कोई बंदा अवेलेबल हो, आपके पास पीएस की फ़ौज हो, आपको ड्राइवर दिया जाए गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, और आपके बड़े नखरे हों, लेकिन ये सब कुछ जापानीज़ कंपनीज़ में नहीं चलता। जापानीज़ कंपनी में आप काम करने आए हैं तो आपके साथ भी वैसे ही बर्ताव होगा जैसे कि किसी और ऑर्डिनरी वर्कर के साथ किया जा सकता है या किया जाता है, और आपको कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ या पर्क्स और बेनिफिट्स नहीं दिए जाते, ठीक है। वो ये समझते हैं कि इस तरह की इन्वायरमेंट में लोगों में म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़्यादा क्रिएट होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपली ये है कि जापानीज़ ये समझते हैं कि अगर हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाए वर्क प्लेस पे तो उससे उनकी जो है उनके अंदर एक डिग्निटी और ट्रस्ट की इन्वायरमेंट क्रिएट होती है और लोग बेहतर फील करते हैं तो वो कंपनी को ओन करते हैं। कंपनी को जब ओन करते हैं उनकी कमिटमेंट इंक्रीज़ होती है, उनकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होती है और वो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, ठीक है। देखिए एक और जो ग्रुप मेंबर था उसने ये कहा कि जी कि अब मैं पहले जब जीएम के लिए काम करता था तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं फैक्ट्री आऊँ, ठीक है, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता कि रात गुजरे और सुबह मैं फैक्ट्री पे आके काम करूँ, ठीक है। कहते हैं कि पीपल गेट अलॉन्ग वेल, people listen if you have ideas, but it is fast paced, not like the old plant. Another said, we are the future of American industry. We want the same thing as management. We want success. I like the way we are all involved. We have to be flexible to survive. Another team member described how their group leader was on medical leave for 8 months and the team managed without management supervision until he returned. ठीक है, देखिए वो कहता है जी कि एक और जो एम्प्लॉई है उसने एग्जांपल दी, उन्होंने कहा जी हमारा जो लीडर था, ग्रुप लीडर, वो 8 महीने बीमार रहा, ठीक है, और हमने बगैर उसके अपने काम को बड़ी बाखूबी अंदाज में अंजाम दिया। ये सिर्फ इसलिए था कि जो कि न्योमी के प्रिंसिपल से कि टीम में काम किया जाए, अथॉरिटी और डेलीगेशन पावर जो है वो डेलीगेट की जाए टीम मेंबर्स को एक्चुअली, ठीक है, जो लोग काम करते हैं उनको
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, वो अपने काम को प्लान करें, डिज़ाइन करें और एग्जीक्यूट करें, ठीक है। इस वजह से जब उनका जो ग्रुप लीडर था, अगर वो बीमार रहा, 8 महीने काम पे नहीं आया, तो उसके बावजूद उन्होंने काम को मैनेज करने में कामयाब रहे, ठीक है। एक और जो यूनियन रेडिकल था, वहाँ पे उसने अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे शेयर किया। He said, I have 31 years experience at GM. I am 56 years old. For the first time in my life, I got a pin for not missing any work. I find it exciting. I think it's fun. Our team dictates what we do and how we do it. Our group leader comes by about a half an hour per week. I feel that the team members are what's most important. We can function without management. एक और जो यूनियन का रेडिकल एम्प्लॉय था, उसने कहा कि जी मैंने 31 साल जनरल मोटर्स के लिए काम किया है, ठीक है, और पहली दफ़ा जब से मैं न्योमी के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी में काम करने का मज़ा आया है, ठीक है। जब मुझे अपनी ज़िंदगी में काम करने से कोई जो है एन्जॉयमेंट हुई है, ठीक है, जब मैं फील करता हूँ कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, और अब मुझे पिन मिली है, जो अवार्ड दिया गया है कि मैंने कभी काम एक भी दिन मिस नहीं किया। कहता है कि मेरा काम बहुत एक्साइटिंग है, इट्स फन टू वर्क ओवर हियर। As a team, we dictate what we do and how we do it. Our group leaders comes about a half an hour per week. हमारा ग्रुप लीडर जो है वो एक हफ्ते में आधा घंटे हमारे पास आता है, लेकिन हम टीम मेंबर्स ये समझते हैं कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम अपने काम को विदाउट मैनेजमेंट हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये टीम के लिहाज से ये फ़िलासफ़ी थी जो कि न्योमी में टोयोटा ने इंट्रोड्यूस की, ठीक है। अब देखते हैं कि जॉब डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्योमी जो है वो एक ऑर्डिनरी जो दूसरे प्लांट से जो कि फोर्ड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे जनरल मोटर्स में, उनसे जॉब डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्योमी कैसे डिफरेंट है। Another policy explicitly designed to foster fairness and efficiency was the design of jobs. Under the old GM systems, there were 81 separate job classifications. Under the Naomi system, there were 3, each with the same wage rate. अब देखिए वो कहते हैं जी कि न्योमी में सिर्फ 3 कैटेगरीज थी एम्प्लॉयज़ की, जब देयर वाज जस्ट 3 जॉब कैटेगरीज, ठीक है, जबकि जीएम में देयर वाज 81 सेपरेट जॉब क्लासिफिकेशंस। तो न्योमी ने उन क्लासिफिकेशंस को ब्रेक डाउन करके सिर्फ 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिज़ाइन किया, और हर कैटेगरी या हर जॉब फंक्शन के लिए एक ही वेज रेट मुकर्रर किया। The new system made all workers feel responsible for quality and safety and provided a method, the end-on code, for any worker to stop the line to correct a quality or safety problem, even though the estimated cost of line downtime was $15,000 per minute. The line was routinely stopped over 100 times per day, although for a very short period of time. देखिए वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी कि यहाँ पे एक तो उन्होंने जॉब्स को बहुत आसान क्लासिफिकेशन उनकी की कि बहुत सारी जॉब्स डिज़ाइन करने के बजाय उन्होंने ये फैसला किया कि जॉब्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए सिर्फ, और हर एम्प्लॉय को इक्वल वेज रेट दिया जाए, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा जी हर एम्प्लॉय को एम्पावर किया, जो उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि वो जब चाहे असेंबली लाइन को एक तार खींच के रोक सकता है, और उसका मकसद क्या है, अगर उसको कोई डिफेक्ट नज़र आता है उसी वक्त असेंबली लाइन को रोके और उस डिफेक्ट को दूर करे, ठीक है, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था न्योमी, ठीक है। द जीएम के अदर प्लांट्स में दिस वाज नॉट पॉसिबल कि कोई एम्प्लॉय असेंबली लाइन को रोक सके, ठीक है। वो कहते हैं जी कि इस सिस्टम को उन्होंने पुश सिस्टम कहा। जहाँ जीएम में जो पहले प्रोडक्शन सिस्टम था वो पुश सिस्टम था, दैट कुड टॉलरेट कॉन्फ्लिक्ट एंड एडवर्सरी रिलेशंस। द न्यू लीन प्रोडक्शन सिस्टम और पुल सिस्टम रिमूव्ड ऑल द बफर्स ऑफ इन्वेंट्री एंड डिमांडेड इंटरडिपेंडेंस एंड कॉपरेशन थ्रू द असेंबली लाइन। Under this approach, the emphasis was on Kaizen or continuous incremental improvements in efficiency. हम देखिए वो कहते हैं जी कि इस नए सिस्टम के तहत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वर्कर्स की थी कि वो क्वालिटी मेंटेन करें, ठीक है, और इसको उन्होंने पुश डाउन किया कि इसके बजाय कि मैनेजमेंट इंस्पेक्शंस करे और फॉल्ट्स फाइंड करे, ये वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हों और क्वालिटी को मेंटेन रखें। और इस प्रिंसिपल को जापानीज़ में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जी डोका, और डूइंग द जॉब राइट द वेरी फर्स्ट टाइम। क्या कहते हैं इस प्रिंसिपल को? जी डोका। जी डोका का क्या मतलब है
कि डूइंग द जॉब राइट द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोएस्ट लेवल पॉसिबल पे करेक्ट होने चाहिए। इसकी वजह से असेंबली लाइन को जब चाहें वो रोक सकते थे, और अगर वो कोई डिफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं तो उसको वो करेक्ट कर सकते थे। दिस वाज क्वाइट ऑपोजिट टू व्हाट वाज बीइंग डन एट अदर जीएम प्लांट्स, जहाँ पे वर्कर्स को कोई ये पावर हासिल नहीं थी कि वो असेंबली लाइन को रोके और डिफेक्ट को दूर कर सकें। ये इसलिए क्यों पॉसिबल था? ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि न्योमी में फ़िलासफ़ी ही ये थी, जो जापानीज़ की फ़िलासफ़ी ही यही थी कि वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हायर करते थे और क्वालिटी पे उनका एम्फेसिस था, ठीक है। वो चाहते थे कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को अवेलेबल हों। और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अगर असेंबली लाइन को रोकना भी पड़ता है तो रोका जा सकता है, और उस डिफेक्ट को दूर करना ज़रूरी है। इसके बरक्स जीएम में एक एम्प्लॉय ने एग्जांपल दी। उसने कहा जी कि वंस मैंने अपने सुपरवाइज़र को बुलाया और उससे कहा देखिए ये डिफेक्ट है, इस पुर्जे को चेंज करना चाहिए। तो सुपरवाइज़र ने क्या जवाब दिया? सुपरवाइज़र ने कहा कि अरे बाबा, तूने ख़रीदनी है ये गाड़ी, आर यू गोइंग टू बाय इट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? जाने दो, जो ख़रीदेगा वो चेंज करा लेगा पुर्जे को, ठीक है, तुम ना फिक्र करो, जाने दो इस गाड़ी को आगे, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। जबकि न्योमी में ये पॉसिबल नहीं था, आपको डिफेक्ट दूर करने पड़ते थे ताकि कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल हो। इसी तरह रिवॉर्ड सिस्टम भी जो है वो न्योमी का बिल्कुल डिफरेंट था दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले में। न्योमी सिस्टम जो था उसमें एक फ्लैट वेज स्ट्रक्चर था, जिसमें कि हर एक को बराबर की और फेयर रिवॉर्ड दिया जाता था। देयर वर नो इंक्रीमेंटल रिवॉर्ड्स फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स और टास्क। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो अपने लिए सीखिए, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो फ्लैट स्ट्रक्चर है उससे ये मैसेज क्या जाता था कि कंपनी फॉर्च्यून्स डिपेंड्स अपॉन एवरीवन एफर्ट्स। This was difficult concept for some of the US managers to grasp because of deeply ingrained sense that employees will work hard only if they are given incremental monetary rewards. जबकि US employees जो थे वो क्या समझते थे कि जब तक एम्प्लॉयज़ को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे, या उनको हर काम, नया काम सीखने के लिए कोई अजाफी इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी, तो लोग जो है नया काम नहीं सीखेंगे। जबकि इसके बरक्स जापानीज़ ये समझते थे कि ये एक टीम वर्क है, टीम एफर्ट है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आप अपनी मोटिवेशन के लिए ज़रूर सीखिए, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई इंक्रीमेंटल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको कोई इंक्रीमेंट्स नहीं दी जाएंगी, ठीक है। और ये ज़्यादा वो समझते थे कि एक फेयर तरीका है, ताकि हर एक ये समझे कि हर एक इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहा है और हर एक को उस पार्टिसिपेशन की वजह से रिवॉर्ड मिल रहा है, हर कोई कंपनी के फॉर्च्यून्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और न्योमी के एक सीनियर मैनेजर ने क्या कहा? उसने कहा कि आवर टीम मेंबर्स आर रेडी एंड विलिंग टू चेंज as long as they feel they are being treated fairly and equitably. We have tried to avoid favoritism and to level out the harder jobs. A single pay level is fundamental to success of this company, as is security of employment. We have learned the importance of tying the company's success and success of the individual to things they can control. देखिए, न्योमी का एक मैनेजर कहता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को एक ही तरह के वेजेस दी जाएं, ठीक है, ताकि वो ये समझें और एक ही तरह की वेजेस दी जाएं और उसके साथ साथ उनकी जॉब भी सिक्योर हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी गारंटी की जाए, ठीक है, ताकि वो ये समझें कि अगर कंपनी सक्सेसफुल होगी तो हम भी एज ए इंडिविजुअल तरक्की करेंगे टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद न्योमी में कुछ जो रिवॉर्ड सिस्टम्स जो अवेलेबल थे जो कि वेजेस से लिंक नहीं थे, वो क्या थे? फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ कुड क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग फॉर अ न्योमी बिल्ड व्हीकल बेस्ड ऑन अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आप ज़्यादा एब्सेंट नहीं होते काम से, तो यू कैन गेट वन ऑफ द कार्स फ्री, जो कि न्योमी बिल्ड करती है। वो कार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ नाम दी जा सकती है, ठीक है। कन्वर्सली, अगर आप बहुत ज़्यादा एब्सेंसेस आपकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आपका जो पेंशन प्लान है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। आपको पेंशन प्लान ना सिर्फ अफेक्ट हो सकता है, तो आपका रिटायरमेंट प्लान ना सिर्फ अफेक्ट हो सकता है, बल्कि मे बी आपको डिसमिस कर दिया जाए एज अ नो फॉल्ट डिसमिसल। और फिर उन्होंने कुछ एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। और फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम क्या था कि दे हैव अ कैटलॉग जो कि हर वर्कर के घर में भेजी जाती थी, और अगर वो एक अच्छी कारकर्दगी शो करता था, एब्सेंस उसकी कम होती थी, ठीक है, तो वो सर्टन पॉइंट्स
उसको दिए जाते थे, एलोकेट किए जाते थे, और जितने ज़्यादा उसको पॉइंट्स मिलते थे उतनी अच्छी मर्चेंडाइज जो है या कोई चीज़ जो है जो उसको पसंद आती उस कैटलॉग से वो ऑर्डर कर सकता था फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये कुछ मोटिवेशन की टेक्निक्स उन्होंने डायरेक्टली पैसे से लिंक्ड नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ों को रिवॉर्ड डिफरेंट तरीके से किए थे। डिफरेंट तरीके से रिवॉर्ड किस तरह दे रहे थे कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, एब्सेंस कम से कम रखते हैं, तो यू कैन क्वालिफाई फॉर अ फ्री न्यूमी बिल्ट कार। ठीक है, अगर आप एब्सेंस कम रखते हैं आपको अच्छी पेंशन मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम था। फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम क्या है कि आपको सर्टन पॉइंट्स दिए जाते हैं और आप उन जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स हैं उतनी कीमती चीज़ आप उस कैटलॉग से खरीद सकते हैं। ठीक है, इसी लिहाज से ट्रेनिंग के लिहाज से भी कुछ डिफरेंसेस थे जो कि जनरली जीएम और न्योमी में पाए जाते थे। देखिए, अंडर द टोयोटा सिस्टम देयर वाज अ कॉन्टिनेंटल ट्रेनिंग। एज वन प्लांट मैनेजर सेड, पीपल शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, given adequate training so they get promoted. The approach was characterized as lifetime training system. देखिए, for example, a manager noted, group leaders should be a kind of an instructor, not a commander. You can't do this without training. देखिए, वो कहते हैं जी कि न्योमी में ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था वो थ्रू आउट द एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड था कि लोगों को साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो ट्रेनिंग लें और प्रमोट हों, ऊपर उनकी तरक्की हो। ठीक है, और उनकी फ़िलासफ़ी यही थी कि जी कि जब तक आप लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कुछ सीखने के लिए, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेहतर अंदाज में काम को सरअंजाम देंगे। ठीक है, aside from ongoing training programs in problem solving, creativity, quality improvement, industrial engineering and leadership, there were also periods of periodic special training sessions designed to support annual goals. There were also programs to help employees get their high school diplomas. देखिए, इवन वो एम्प्लॉयज़ को अगर वो स्कूल रेगुलर स्कूल में पार्ट टाइम एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको उनकी हेल्प की जाती थी। ठीक है, उसका मकसद क्या था कि न्योमी वाले ये समझते थे कि अगर जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो उनका दिमाग खुलेगा, वो बेहतर तौर पे एजुकेटेड होंगे तो बेहतर तौर पे काम भी कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा एचआर के लिहाज से जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिहाज से थी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिहाज से क्या थी कि एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि देखिए टीम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था और केज़ान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, तो अगर लोगों ने सजेशंस देनी है तो फिर उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी तो दी जाए, किस बेसिस पे वो सजेशंस दें। तो न्योमी में लोगों को जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो ज़रूर प्रोवाइड की जाती थी और बहुत सारे जो पब्लिक एरियाज थे उनमें डिफरेंट चार्ट्स लगाए जाते थे जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल अटेंडेंस बोर्ड्स विद इंडिविजुअल रेटिंग्स, ग्रीन, रेड एंड येलो मार्किंग्स एंड डिफेक्ट रिकॉर्ड्स वर डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली थ्रू आउट द प्लांट। जो भी अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स थे, डिफेक्ट्स के रिकॉर्ड्स थे, वो डिस्प्ले किए जाते थे और टीम लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होते थे उनको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा डेली मीटिंग्स होती थी 40 to 50 टीम लीडर्स, ग्रुप लीडर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स टू डिस्कस डिफेक्ट्स, और वो वहाँ ना सिर्फ वो डिफेक्ट्स डिस्कस किए जाते थे बल्कि ये भी डिस्कस किया जाता था कि इन डिफेक्ट्स को दूर कैसे किया जा सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन जो वो डिसीजन करते थे कि ये डिफेक्ट्स कैसे दूर किए जा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन फिर ऑर्डिनरी टेक्नीशियंस या वर्कर्स को पास डाउन की जाती थी। ठीक है, डेली बेसिस पे ये किया जाता था। लेबर रिलेशंस के लिहाज से हमने शुरू से ही देखा कि न्योमी की फ़िलासफ़ी ये थी कि यूनियन और मैनेजमेंट को मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर यूनियन का ताउन हासिल नहीं होगा तो प्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा, और अगर प्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा तो अल्टरनेटली उनको वो प्लांट क्लोज करना पड़ेगा, जैसे कि पहले जीएम ने बंद कर दिया था। और अगर यूनियन चाहती है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों की जॉब सिक्योर हो, लोग ग्रो करें, लोग डेवलप हों, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो लोगों को उसमें शेयर मिलेगा। ठीक है, अगर ये यूनियन ये सब कुछ चाहती है तो उसको मैनेजमेंट के साथ मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था और वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स थे कि अगर लोगों को कोई ना कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो कैसे दूर
हो सकते हैं। और यूनियन सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ की मदद करती थी जो कि बेसिकली प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ठीक है, और जो कि बेसिकली अगर उनकी एब्सेंस हाई है, वो काम चोर हैं, तो यूनियन भी उनकी किसी सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती थी, ठीक है, या यूनियन भी उनकी मदद नहीं करती थी, क्योंकि यूनियन भी यही चाहती थी कि प्लांट तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी गाड़ियाँ बने, ताकि प्लांट प्रॉफिटेबल हो और उसको सबको उससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो देखिए, हमने बेसिकली इस केस स्टडी में क्या डिस्कस किया है। हमने इस केस स्टडी में ये डिस्कस किया है कि जो न्योमी जो एक प्लांट है उसकी एग्जांपल लेके हमने ये डिस्कशन की है कि ये प्लांट जो कि जापानीज़ ने अपनी फ़िलॉसफी के मुताबिक चलाया, वो फोर्ड की फ़िलॉसफी से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। जो जीएम और न्योमी का जो जॉइंट वेंचर था, जीएम के दूसरे प्लांट्स किस तरह चल रहे थे और उनमें और न्योमी में क्या फ़र्क था, और ये इस फ़र्क की वजह से, इस चेंज की वजह से न्योमी कैसे सक्सेसफुल हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ हुई। तो पहली चीज़ जो हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद के थ्रू हमने समझने की कोशिश की है इस केस स्टडी के थ्रू, वो ये है कि जी कि फोर्डिज़म और टोयोटिज़म में फ़र्क क्या है। और फोर्डिज़म हमने पहले जिक्र किया कि 100 साल तक फोर्ड का बताए हुए तरीके के मुताबिक असेंबली लाइन डिज़ाइन की जाती थी, ऑर्गेनाइजेशंस चलाई जाती थी, ठीक है, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जितने थे वो फोर्ड के प्रिंसिपल्स पे डिज़ाइन किए जाते थे। और हमने, अगर आपको हम थोड़ा सा दोबारा अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि फोर्ड के प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या थे। देखिए जी, फोर्ड के प्रिंसिपल्स ये थे कि जी के वर्क को रैशनलाइज किया जाए, मैकेनाइज किया जाए एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, बल्क में प्रोड्यूस किया जाए और स्टेबल और ग्रोइंग डिमांड होगी, जबकि ऐसा नहीं था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, बल्क में प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं था। आप देख रहे थे कि डिमांड्स फ्लक्चुएट करती थी और एक बड़ा टफ कंपटीशन था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इसलिए वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत थी। इसी चीज़ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उन्होंने टीम वर्क, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इन चीज़ों को हाईलाइट किया। यहाँ पे वो फर्स्ट डिज़ाइन करते हैं फोर्डिज़म में, देन प्रोड्यूस एंड ऑर्गेनाइज वर्क करते हैं। मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज है, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, जबकि हमने देखा न्योमी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। जो लो लेवल मैनेजर्स थे और जो टीम लीडर्स थे और टीम मेंबर्स थे, वो डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे, ठीक है। इसलिए इसी तरह देखें, फोर्डिज़म में सेल व्हाट यू कैन प्रोड्यूस, जबकि वहाँ पे वो बहुत सारे डिज़ाइंस की गाड़ियाँ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वो स्टैंडर्डाइज गुड्स एट रिड्यूस कॉस्ट, इवन फोर्डिज़म में क्वालिटी पे इतना एम्फेसिस नहीं है, जबकि टोयोटिज़म में क्वालिटी पे, या न्योमी में हमने देखा कि क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। क्वालिटी, वो डिफेक्ट्स को कम से कम करने की कोशिश करते थे, डिफेक्ट्स को वो किसी सूरत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। इसी तरह हम देखें कि जी के लेबर रिलेशंस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था, जबकि फोर्डिज़म में जनरली एडवर्सियर रिलेशनशिप्स देखी गई हैं बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट, इवन बिटवीन सप्लायर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, जबकि यहाँ पे वो इस चीज़ को बाखूबी उनको अंदाज़ा था कि अगर उनकी फैक्ट्री को या अगर उनके प्लांट को तरक्की करनी है तो यूनियन के साथ अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। यूनियन और मैनेजमेंट का एक ही मकसद होना चाहिए, और वो मकसद क्या हो कि प्लांट की तरक्की हो, ठीक है, कंपनी की तरक्की हो, ठीक है। कंपनी की तरक्की होगी तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स का भी भला होगा। इसी तरह हम देखें कि जी के हमने इस डिस्कशन में ये देखा है कि जी कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से जो न्योमी का प्लान था दैट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। तो वो वजूहात हमने इन बिटवीन डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर देखें कि हमने क्या जिक्र किया कि देखिए उनका काम करने का तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट था। उनके जो जापानीज़ प्रिंसिपल थे TQM के, उनको उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। वो प्रिंसिपल्स क्या थे? फॉर एग्जांपल, केज़ान पे बड़ा एम्फेसिस था, जस्ट इन टाइम पे बड़ा एम्फेसिस था, और केज़ान का बेसिक मकसद क्या था कि वेस्ट को एलिमिनेट किया जाए, ठीक है, और सजेशंस पे बहुत एम्फेसिस था, या एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। वो किस लिए था कि वो समझते थे कि अगर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे, सजेशंस देंगे, तो टेक्निक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, काम करने के तरीक़ेकार को भी इम्प्रूव किया जा सकता है और बेहतर तौर पे काम को सरअंजाम दिया जा सकता है, ठीक है। फिर आप अगेन देखिए कि वहाँ पे
एक और जो बहुत डिफरेंस था वो ये था कि जो टीम्स में काम किया जाता था, ठीक है। और फिर आप देखिए कि जो मैनेजमेंट की लेयर्स थी वो बहुत कम थी, सिर्फ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लेयर थी, जबकि जीएम के सिस्टम में देवर 4 to 6 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लेयर्स, ठीक है। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे उन्हें जॉब्स को बहुत सिंप्लीफाइड कैटेगराइज किया, ठीक है, सिर्फ 3 कैटेगरीज जॉब की डिज़ाइन की और हर जॉब कैटेगरी के लिए एक ही वेज रेट मुकर्रर किया, जबकि जीवीएम सिस्टम्स में देयर वर नंबर ऑफ जॉब्स, 81 डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल, ठीक है। और दैट क्रिएटेड अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जहाँ पे हर जॉब के साथ एक डिफरेंट वेज रेट डिटर्मिन किया जा रहा था, ठीक है। जबकि इनका सिस्टम बड़ा सिंपल था। उसका मकसद क्या था कि एम्प्लॉयज़ ये समझें कि हर एक इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी की सक्सेस के लिए, और अगर कंपनी सक्सेसफुल है, हमारी जॉब सिक्योर है और हम जो है लॉन्ग टर्म इस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप कुछ थोड़ा सा सोचिए कि क्या ये जो सिस्टम है ये दूसरे जीएम प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जबकि हमने देखा कि इस जॉइंट वेंचर का एक मकसद ये भी था कि जीएम वाले ये लर्न करना चाहते थे कि जापानीज़ प्रोडक्शन सिस्टम है क्या, या टोयोटिज़म है क्या, तो क्या यहाँ से इस सिस्टम को दूसरे जीएम प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए कि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है। कुछ हद तक तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं अब बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज जो हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन क्या जीएम में उस वक्त 80s में ऑटोमेटिकली ये सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते थे। तो एक जो इस्टेब्लिश कल्चर होता है और जहाँ पे एक इस्टेब्लिश कल्चर में वो सक्सेसफुली एक कंपनी चल रही होती है, तो हमने पहले भी ये बात की थी कि जब तक तो आप सक्सेसफुल होते हैं तो किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, ठीक है। और इसी को हमने कहा था दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लॉक इन। लॉक इन की प्रॉब्लम क्या है कि जिस सिस्टम, जिस तरीक़ेकार के मुताबिक आपकी फैक्ट्री, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो आपकी सर्विसेज, जहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, या इन शॉर्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस सिस्टम के तहत चल रही होती है, उसको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। जब उसको उस सिस्टम में रहते हुए चेंज करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कल्चर इस्टेब्लिश हो जाता है, उसको चेंज करना एक डिफ़िकल्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसमें चेंजेस, इंक्रीमेंटल चेंजेस या थोड़ी बहुत चेंजेस तो लाई जा सकती हैं, लेकिन अगर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अगर जीएम बाकी प्लांट्स में भी इंट्रोड्यूस करना चाहे तो मे बी जीएम को बहुत ज़्यादा अपोजिशन फ्रॉम द मैनेजर्स फेस करनी पड़े, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के जीएम के दूसरे प्लांट्स में नियोमी का सिस्टम जो था वो इतनी आसानी से ट्रांसफरेबल नहीं था। अब आप अगर थोड़ा सा और गौर करें और सोचिए कि जी कि क्या ये जो नियोमी की केस स्टडी है इसकी वाइडर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। इसकी वाइडर इम्प्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिहाज से, जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के लिहाज से क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए, इसकी वाइडर इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि विद टाइम चेंज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। तो वो जो 100 साला तरीक़ेकार था काम को सर अंजाम देने का, जो 100 साला तरीक़ेकार था काम को ऑर्गेनाइज़ करने का, डिज़ाइन करने का, उसको पर्टिकुलरली ईस्टर्न इकोनॉमीज़, इन पर्टिकुलर जापान की तरक्की की वजह से, जब जापान की सक्सेस की वजह से वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के लिए भी ये मज़ीद पॉसिबल नहीं था कि उस सिस्टम को फर्दर लेके चला जाए। और उनके लिए जापानीज़ कंपनी का मुकाबला करने के लिए, या जापानीज़ कंपनी से कम्पीट करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी था कि वो भी कोई अपने सिस्टम में चेंजेस लेके आए। इसलिए उन्होंने जापानीज़ के सिस्टम को स्टडी किया और जापानीज़ के बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स थे, पर्टिकुलरली टीक्यूएम के लिहाज से, जापानीज़ का जो एम्फेसिस था क्वालिटी मैनेजमेंट पे, उसको वेस्टर्न कंपनीज़ ने भी अडॉप्ट किया है, ठीक है। आप इसलिए देखिए आजकल बहुत सारे ISOs अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर पर्टिकुलरली आप जो हैं बाकी दुनिया से मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। और टीक्यूएम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे सामने आया। टीक्यूएम को जो है ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है बल्कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में अब इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो गारंटी देता है कि आपके प्रोसेसेस ऐसे वेल डिफाइंड होंगे, जो वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे कि आप जो हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट ना सिर्फ डिज़ाइन करेंगे बल्कि मैन्युफैक्चर करेंगे और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे
तो वो कंपनीज या वो ममालिक जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे वो आपको ओवरकम कर देंगे, ठीक है। इसलिए देखिए कि अब मज़ीद भी कंपटीशन टफ हो गया है विद चाइना एंड इंडिया एंटरिंग दी वर्ल्ड मार्केट्स। अब देखिए इंडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज़ लाइक सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें इंडिया जो है वो वन ऑफ द वेरी फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है। इस तरह चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से इज़ वन ऑफ द वेरी लीडिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और दुनिया में बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके बहुत बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं चाइना में, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स लगा रही हैं। तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तो आपको फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को चेंज करना पड़ेगा। और वेस्टर्न दुनिया ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को चेंज किया है, ठीक है, जापान से। और इसका सबक उन्होंने कहाँ से सीखा है? ये सबक उन्होंने जापान से सीखा है और जापानीज़ के सिस्टम को अपनाते हुए उन्होंने अपने सिस्टम्स को चेंज किया है। दो के बिल्कुल टोटली जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स था, जो वेज स्ट्रक्चर्स थे, वो तो उन्होंने नहीं अपनाए, ठीक है, जो सिंगल स्टेटसेस उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सके जिस तरह कि जापानीज़ ने किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो जापानीज़ के फॉलो किए गए। और अब उन्होंने वेस्टर्न्स ने, पर्टिकुलरली जो अमेरिकन्स हैं, उन्होंने जो नया सिस्टम डिज़ाइन किया है, हम ऑलरेडी उसकी बात कर चुके हैं, जो हम जिक्र कर चुके हैं कि उसको वो हाई परफॉर्मेंस वर्क प्लेस सिस्टम्स कहते हैं। तो डियर तलबा, मुझे उम्मीद है, डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये केस स्टडी कुछ थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसके अपने तौर पे भी पढ़ेंगे और फिर आप इसको लेक्चर से जो है वो कंपेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और इसको जब आप पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये ज़रूर सोचिए कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये आपको ये बताना है कि नए सिस्टम्स क्या हैं जिनके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ाइन की जा रही हैं। पर्टिकुलरली आपके लेक्चर में जो फोर्डिज़म की स्लाइड्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखें कि फोर्डिज़म में क्या होता था और ये ट्योटिज़म में अब क्या हो रहा है। अगर आप उसको लेक्चर स्लाइड से कंपेयर करेंगे, फोर्डिज़म से कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको आसानी समझ आ जाएंगी कि ये चेंज कहाँ पे आ रहा है या चेंज कैसे मैनेज हो रहा है, ठीक है। और फिर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ठीक है, इसका एक और मकसद क्या था, जो मेन मकसद है, देखिए वो चेंज इम्प्लीमेंट करके जो फ्री माउंट का प्लांट था जीएम का, वो कितनी आसानी से प्रोडक्टिव हो गया। और वो एम्प्लॉयज़ जिनको उन्होंने खुद पहले निकाला था, दे प्रूव टू बी वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है। तो सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत थी। वंस सिस्टम चेंज हुआ तो वही लोग जो नकम्मे थे, शराबी थे, वही बेहतरीन एम्प्लॉयज़ के तौर पे सामने आए, ठीक है। फिर आप देखिए कि हमने थोड़ा सा, आप इसमें यह भी गौर कीजिए कि अब जो दुनिया है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर रही है, किस तरह उन्होंने जापानियों से सबक सीखा है और अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को चेंज किया है। और आप अगर इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहें तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है। आप न्योमी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और न्योमी के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, जब टोयोटा की कंपनी के बारे में भी आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, गूगल कीजिए और पढ़िए कि टोयोटा सिस्टम क्या है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, कल फिर मुलाकात होती। खुदा हाफिज़।